चलिए, तो रिकॉर्ड हमने स्टार्ट कर लिया। हम लोग जीडीएस कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल जो है इसको चर्चा कर रहे थे, है ना। ग्रामीण डाक सेवक कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल 2020। और इसके पहले भी हम लोग 2 क्लास किए हैं, है ना। तो आप लोग कितने लोग हैं जो जहाँ तक हम लोग पहले देखे थे उसको पढ़े हैं, रिवाइज किए हैं? एक बार फटाफट से बताइए तो पब्लिक चैट में कितने लोग जहाँ तक हम लोग डिस्कस किए थे उसको रिवाइज किए थे। हाँ या ना में, नहीं किए तो नो लिख दीजिए, किए थे तो हाँ लिख दीजिए। सुमन जी किए हो, बाकी ज़्यादातर लोग नहीं किए हैं, ये गलत बात है। आकिब किए हैं, प्रदीप किए हैं, और कौन कौन, मयंक, इधर किसने, सीताराम, आशीष नहीं किए, शांतनु नहीं किए, ज्योतिर्मय नहीं किए। तो रिवाइज करना है, ठीक है। मैं बार बार ये बात बोलता हूँ कि रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो करेंट टॉपिक है इसको रिवाइज नहीं करिएगा, पुराना वाला टॉपिक को रिवाइज नहीं करिएगा तो सच में बहुत बुरी फंसने वाले हैं आप लोग, बुरी तरीके से, है ना। रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और प्रेजेंट टॉपिक जो पढ़ रहा हूँ उसको तो आप अच्छे से पढ़िए ही, साथ में टारगेट करके एक एक टॉपिक लेके उसको भी रिवाइज करिए, है ना। जितना बार रिवाइज करिएगा उतना ज़्यादा आपके दिमाग में बैठेगा, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा। चलिए फटाफट से पब्लिक चैट में बताइए, जीडीएस कंडक्ट एंगेजमेंट रूल लागू कब से हुआ था? द डेट फ्रॉम विच दिस रूल हैज़ कम इन टू फोर्स। 14 फरवरी 2020 में, है ना। 14 फरवरी 2020 में लागू हुआ था। अच्छा बताइए, कौन सा रूल में एप्लीकेशन किसके इसके ऊपर लागू होगा, एप्लीकेबल होगा, इसके बारे में बताया गया। रूल 2 में इसके बारे में बताया गया। चलिए, कौन सा रूल में डेफिनेशन बताया गया? डेफिनेशन बताया गया रूल 3 में। कौन सा रूल में ग्रामीण डाक सेवक को डिफाइन किया गया? 3D, है ना। वेरी गुड। अच्छा, कौन सा रूल में मेंबर्स ऑफ फैमिली को डिफाइन किया गया, बता पाइएगा? मेंबर्स ऑफ फैमिली 3H में। वेरी गुड मंदाकिनी जी, है ना। आप याद कर सकते हैं, फैमिली मतलब हेड मास्टर, हेड मास्टर HM, है ना, या हेड मिस्ट्रेस, जो भी है आप याद कर सकते हैं। गुड इवनिंग अनंदर जी। अच्छा चलिए बताइए, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एंगेजमेंट कहाँ पे बताया गया? टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एंगेजमेंट 3 के A में बताया गया, है ना, 3A। टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एंगेजमेंट जो है 3 के A, ये कैपिटल वाला A है, ठीक है। ये कैपिटल वाला A है, 3A में आपका टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एंगेजमेंट बताया गया है। जीडीएस मैक्सिमम कितने साल तक सर्विस करता है? 65 साल तक सर्विस करता है। एंगेजमेंट के कितने साल, कितने दिन के भीतर, मतलब सिलेक्शन के कितने दिन के भीतर रेसिडेंस का डिक्लेरेशन देना रहता है, रेसिडेंस लेना होता है? 1 महीने के भीतर लेना रहता है। अगर किसी ने नहीं लिया तो कौन सा रूल के अंडर डिसिप्लिनरी एक्शन चलाया जाता है? कौन सा रूल के अंदर डिसिप्लिनरी एक्शन चलाया जाता है? रूल 10 के अंदर डिसिप्लिनरी एक्शन चलाया जाता है। अच्छा बताइए, जीडीएस का एज लिमिट क्या है? जीडीएस में ज्वाइन करने के लिए एज लिमिट, एज लिमिट 18 से 40 साल है, 18 से 40 साल है। अच्छा, मैक्सिमम एक्सट्रीम केस में मैक्सिमम कितना साल एज में जाके कोई बंदा जीडीएस में ज्वाइन कर सकता है? 56 ईयर्स में जाके ज्वाइन कर सकता है। अच्छा, एक बंदा है एससी कैटेगरी से बिलोंग करता है और वो पीएचबी है, मतलब फिजिकली चैलेंज्ड भी है, और एससी कैटेगरी से बिलोंग करता है, कितने दिन का रिजर्वेशन मिलेगा, रिलैक्सेशन मिलेगा? तो 10 + 5 15 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, है ना। 15 साल का रिलैक्सेशन उनको मिलेगा। बहुत बढ़िया। अच्छा बताइए, एक बंदा है जो कम्प्लीटली ब्लाइंड है, कम्प्लीटली ब्लाइंड है और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है, कितने दिन का रिजर्व एक्सटेंशन मिलेगा, रिलैक्सेशन? कंप्लीट ब्लाइंड है तो रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। वेरी गुड, कंप्लीट ब्लाइंड है तो रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। बहुत बढ़िया। अच्छा बताइए आगे, बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग मैंडेटरी है कि नहीं? बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग मैंडेटरी है कि नहीं? बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग इज़ नॉट मैंडेटरी, बिल्कुल ये मैंडेटरी नहीं है। साइकिलिंग का नॉलेज, साइकिलिंग का नॉलेज मैंडेटरी है कि नहीं? अच्छा चलिए बताइए, एक जीडीएस है, मतलब एक लड़का है जिनका दोनों पैर जो है ना खराब है, तो वो आपका साइकिल नहीं चला सकता है। तो कोई ऐसा तरीका है कि वो जीडीएस में ज्वाइन कर जाए? है ना।
कोई ऐसा तरीका कि वो ज्वाइन कर जाए? बिल्कुल, स्कूटर होता है, देखिएगा ट्राईसाइकिल होता है बेसिकली, पीछे वाला जो 3 को चक्का लगा हुआ रहता है, तो ट्राईसाइकिल वाला जो रहता है वो यूज़ कर सकता है। हम एक जीडीएस को देखे हुए थे, वो करता था, है ना। चलिए आगे बताइए, कोई एक बीपीएम है लेवल 2 में, है ना, उसका जो टीआरसी का स्लैब है वो कितना होगा? बीपीएम लेवल 2 में है, टीआरसी स्लैब 12,000 से कितना, खाली 12,000 कहाँ से हो गया? टी लेवल 2 में हम बोले हैं, पिटाई खाइएगा ज्योतिर्मय जी, सुन भी नहीं रहे हैं। 14,500 से 35,480, 14,500 से 35,480। अच्छा बताइए, ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस कितना है नॉन स्टैंडर्ड एकोमोडेशन के केस में? नॉन स्टैंडर्ड एकोमोडेशन के केस में 250 रुपया है, बहुत बढ़िया। अच्छा बताइए, एफएससी एक बीपीएम को कितना पैसा दिया जाता है? एफएससी बीपीएम को फटाफट से लिखिए, 250, हाँ, एफएससी बीपीएम को 25 रुपये दिया जाता है। बोट अलाउंस कितना दिया जाता है? बोट अलाउंस पर साल कितना मिलेगा? एक जीडीएस को बोट अलाउंस पर ईयर कितना मिलेगा, है ना? 115 जो है प्रति महीने का है, तो अगर एक साल का है तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। परितोष जी म्यूट कर लीजिए भाई, है ना, बहुत बढ़िया। आगे बताइए, कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस एक बीपीएम है, एबीपीएम का काम कर रहा है, एमडी का काम कर रहा है ना, तो कितना मिलेगा? 45 रुपये प्रति दिन के हिसाब से। मैक्सिमम कितना? 45, और मैक्सिमम कितना? 1170 रुपये, है ना, 1170 रुपये, दोनों याद रख लेना है। डिलीवरी एंड एमडी और एमसी दोनों काम कर रहा है, डिलीवरी का काम भी कर रहा है, मेल कन्वेंस का काम भी कर रहा है, तो कितना मिलेगा आपका? 90 रुपीज़ पर डे मिलेगा, है ना, 90 रुपीज़ पर डे मिलेगा। अच्छा बताइए, एबीपीएम जो है बीपीएम का काम कर रहा है, कितना रुपये मिलेगा महीने का मैक्सिमम? महीने का मैक्सिमम यहाँ पे 75 पर डे होता है, महीने का मैक्सिमम कितना होता है? 1950 रुपये होता है। इसको सारा याद कर लेना है ना। कोई एक बंदा है, बीपीएम है, जो किसी सिंगल हैंडेड बीओ में काम करता है ना, और उनको डिलीवरी का काम भी करना पड़ता है, उनको अपना बीट का मैंने जो पोस्ट मास्टर का भी काम करना पड़ता है, तो कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यहाँ पे कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा उनको? बिल्कुल मिलेगा। अच्छा बताइए, रिस्क और हार्डशिप अलाउंस जो है पर महीना कितना मिलता है? रिस्क और हार्डशिप अलाउंस पर महीना कितना मिलता है? 500 रुपीज़ जो है मिलता है। अच्छा बताइए, प्रेजेंटली एग्जामिनेशन का फीस कितना है? एग्जामिनेशन का फीस कितना है? फटाफट से 100 रुपया है। एक ट्रांसवोमेन है या कोई पर्सन है जो ट्रांसजेंडर है, वो एग्ज़ाम देना, मतलब जीडीएस के लिए अप्लाई करना चाहता है, कोई भी फीस नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। एससी एसटी कैंडिडेट होगा, फीमेल होगा, तो भी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा बताइए, एक एबीपीएम को बीपीएम ने कोई इंस्ट्रक्शन दिया, एबीपीएम को मानना है कि नहीं मानना है? बिल्कुल मानना है, क्योंकि एबीपीएम को बीपीएम का इंस्ट्रक्शन को भी फॉलो करना रहता है। अच्छा बताइए, वॉलेंटरी डिस्चार्ज स्कीम अदर देन मेडिकल ग्राउंड मिनिमम कितने साल का सर्विस होना चाहिए? 20 ईयर्स का सर्विस होना चाहिए। नोटिस कितने दिन का देना है? नोटिस कितने दिन का देना है? 3 महीने का। 3 महीना मंदाकिनी, 1 महीना नहीं है, 1 महीना था क्या? कंफ्यूज कर देते हैं। 3 महीने का नोटिस देना है ना, 3 महीने का नोटिस देना होता है। अच्छा, मेडिकल ग्राउंड पे कितने साल का सर्विस चाहिए? मिनिमम एंगेजमेंट चाहिए, मिनिमम 10 साल का चाहिए। अच्छा बताइए, हाँ आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोई बंदा ने एक बार वीआरएस के लिए, वीडीएस के लिए एप्लीकेशन दिया, बाद में वो चाहता है कि उसको विदड्रॉ करना, वेदर इट इज़ अलाउड और नॉट? बिल्कुल ये अलाउड है, वो आपका विदड्रॉ कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आगे आगे। एंगेजिंग अथॉरिटी, एंगेजिंग अथॉरिटी को कहाँ पे डिफाइन किया गया? एंगेजिंग अथॉरिटी बिफोर अप्रूवल, बिल्कुल सुमन जी। एंगेजिंग अथॉरिटी को कहाँ पे डिफाइन किया, कहाँ पे बताया गया एंगेजिंग अथॉरिटी के बारे में? मैंने कौन सा रूल जो है एंगेजिंग अथॉरिटी के बारे में डिस्कस करता है? कौन सा रूल? तो देखिए, रूल 4 में एंगेजिंग अथॉरिटी कौन होगा ये बताया गया, और उनका जो पावर है उसके बारे में रूल 5 में बताया गया, है ना। कितने दिन में विड्रॉल कर सकता है इसका कुछ नहीं बोला गया। बिफोर अप्रूवल, सुधाकर जी, बिफोर अप्रूवल, एक बार अप्रूव हो गया तब जाके आप विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बिफोर अप्रूवल विड्रॉ कर लेना है। अब अच्छा बताइए, मान लीजिए किसी ने वीडीएस का एप्लीकेशन दिया,
और डिविजनल, अच्छा किसको देना है, एक एबीपीएम है जो बीडीएस लेना चाहता है, अप्लाई किसको करेगा? एसपीओज और एसएसपीओज यानी कि डिविजनल हेड के पास अप्लाई करेगा। अच्छा, कोई एक आरएमएस डिवीजन का हेड है, सुपरिटेंडेंट है, क्या हम लोग उसको सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस के भीतर मानेंगे? राते को अच्छी पड़ाচ্ছি भाई, बिल्कुल वो भी सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ही उनको हम लोग बोलते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो रूल 5 तक हम लोग हमारे पिछले क्लास में डिस्कस कर लिए थे। अभी हम लोग रूल 6 से आगे बढ़ेंगे, है ना। रूल 5 हमारा ख़त्म हो गया था, कहाँ ज़्यादा बढ़ गए हम लोग। आगे आज हम लोग डिस्कस करेंगे रूल नंबर 6, जहाँ पे बताया गया पेंशन, जीडीएस का ग्रेचुइटी और सीवरेंस अमाउंट के बारे में। पेंशन, जीडीएस का ग्रेचुइटी और सीवरेंस अमाउंट के बारे में, ठीक है। जहाँ तक हम लोग डिस्कस किए यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। देवी और सजनों एक बार फटाफट से बता दीजिए आगे बढ़े कि नहीं। चलिए, स्क्रीन थोड़ा सा, मुझे लग रहा है स्क्रीन देखने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, थोड़ा सा वेट करिए 1 मिनट, मैं एक बार। चलिए, अभी स्क्रीन विजिबल है क्लियरली, एक बार कंफर्म कर दीजिए। चलिए, तो रूल 6 जो है ये हमको बताता है पेंशन, ग्रेचुइटी एंड सीवरेंस अमाउंट के बारे में क्या क्या बोला जा रहा है। चलिए फटाफट से हम लोग देख लेते हैं। तो बोल रहे थे ग्रामीण डाक सेवक शैल नॉट बी इंटाइटल टू एनी पेंशन। जो हमारा ग्रामीण डाक सेवक भाई बहन होंगे इनको कोई भी पेंशन नहीं मिलता है ना। बट इनको क्या मिलता है, तो बोला गया जीडीएस ग्रेचुइटी मिलता है, सीवरेंस अमाउंट मिलता है और एसडीबीएस मिलता है। अब अगर किसी को सीवरेंस अमाउंट मिला तो उनको एसडीबीएस नहीं मिला, अगर एसडीबीएस मिला तो सीवरेंस अमाउंट नहीं मिलेगा। तो जीडीएस ग्रेचुइटी एंड सीवरेंस अमाउंट और एसडीबीएस एज द केस में बी, है ना। तो इन दोनों के भीतर जो भी ऑप्ट करेगा जीडीएस उनको वो मिलेगा। अब पहले हम लोग देख लेते हैं कि जीडीएस को ग्रेचुइटी कितना मिलता है। तो ग्रेचुइटी के केस में बोला गया पहला कंडीशन ये याद रखना है, मिनिमम ईयर्स ऑफ सर्विस, मतलब एक्चुअली ये सर्विस नहीं होना चाहिए, इसको हमको लिखना चाहिए मिनिमम ईयर्स ऑफ एंगेजमेंट, है ना। एंगेजमेंट मिनिमम कितना दिन का एंगेजमेंट होना चाहिए, तो मिनिमम 10 साल का एंगेजमेंट होना चाहिए, तब जाके उस बंदे को ग्रेचुइटी के लिए एलिजिबिलिटी होगा। अब कितना मिलेगा, तो बोला गया भैया यहाँ पे अब देख लो कि कितना साल का कंप्लीट सर्विस उन्होंने किया, कितना साल का कंप्लीट सर्विस उन्होंने किया। अब जितना साल का कंप्लीट सर्विस किया, हाफ महीने का टीआरसीए फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर। जितने साल का कंप्लीट सर्विस उन्होंने किया, हाफ महीने का टीआरसी हर एक साल के लिए, है ना। क्लियर है। तो मान लीजिए मैंने 20 साल का आपका एंगेजमेंट पीरियड था, मेरा एंगेजमेंट पीरियड था, कहाँ गया भाई साहब, इधर आ जाओ। हाँ, एंगेजमेंट पीरियड मान लीजिए 20 ईयर्स, है ना। और लास्ट में जाके मेरा मान लो बेसिक जो है 20,000 था। तो बताइए हमको ग्रेचुइटी कितना मिलेगा। 20 ईयर्स का मैंने सर्विस किया, लास्ट में जाके मेरा जो ग्रेचुइटी था वो था 20,000, तो कितना हमको ग्रेचुइटी मिलेगा। कैलकुलेटर निकालिए और फटाफट से बताइए। फटाफट से बताइए कितना हो जाएगा। 3 2 5 इतना हो गया क्या, कितना हुआ, कैसे कैलकुलेट किया हमने। देखिए 20 साल का कंप्लीट सर्विस मेरा था, हर एक साल के लिए मुझे हाफ महीने का जो टीआरसी होता है वो मिलेगा। तो हाफ महीने का टीआरसी मतलब कितना हो गया, 10,000, है ना। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर कितना आया, 2 लाख। अब यहाँ पे एक कंडीशन दे दिया। कंडीशन क्या दिया, देखिए फटाफट से हम लोग देख लेते हैं। बोला कि मैक्सिमम अमाउंट जो है ना वो आपका 1.5 लाख होगा। मैक्सिमम अमाउंट जो है वो 1.5 लाख होगा, नंबर 1। दूसरा कंडीशन क्या है कि ये 16.5 टाइम्स ऑफ बेसिक टीआरसी। तो हमने यहाँ पे कितना टाइम किए थे बेसिक टीआरसी का, तो हमने यहाँ पे बेसिक टीआरसी का 10 टाइम्स किए थे, तो उसमें मेरा गड़बड़ी नहीं है। बट गड़बड़ी कहाँ पे है कि मैंने 2 लाख रुपए कैलकुलेट कर लिया। तो अगर मेरा 2 लाख हो गया तो हमको 2 लाख नहीं मिलेगा, हमको 1.5 लाख ही मिलेगा।
क्लियर हुआ। और 16.5 टाइम्स ऑफ बेसिक टीआरसी, ये भी हमको याद रखना है। बेसिकली मैक्सिमम फॉर 33 ईयर्स एंगेजमेंट पीरियड, 33 ईयर्स ऑफ एंगेजमेंट, इसके लिए हमको जो है ग्रेचुइटी जो है वो मिल सकता है। 33 ईयर्स ऑफ एंगेजमेंट, एक एक साल के लिए हमको हाफ महीने का टीआरसी लेंगे, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 16.5 टाइम्स ऑफ बेसिक टीआरसी आ जाएगा, है ना। अब इन दोनों के भीतर हम देखेंगे कि 1.5 लाख और जो कैलकुलेट करके मेरा अमाउंट आया, इन दोनों के भीतर जो छोटा है वही देंगे। अब 1.5 लाख और 2 लाख के भीतर 1.5 लाख छोटा है, तो हमको ग्रेचुइटी कितना मिलेगा, 1.5 लाख मिलेगा। क्लियर है। किसने 2 लाख बताया था, किसी ने 2 लाख बताया था, चलिए जो भी है क्लियर हुआ ना, आगे बढ़ते हैं। अच्छा अभिजीत जी आप बोले थे, क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आता है हमारा सीवरेंस अमाउंट, सेवरेंस अमाउंट, है ना। सेवरेंस अमाउंट में क्या बोला गया, तो बोला गया इट शैल बी पेड एट द रेट ऑफ ₹4,000 फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस फ्रॉम 1/1/2016। तो 1/1/2016 से प्रति साल का कंप्लीट सर्विस के लिए, प्रति एक साल का कंप्लीट सर्विस के लिए हमको 4,000 रुपये करके सेवरेंस अमाउंट दिया जाता है। अब बात आता है, मान लीजिए कोई एक जीडीएस है जो ज्वाइन किया था 2010 में, है ना, तो ये 2016 से पहले भी 10, 11, 12, 13, 14, 15, मान लीजिए 10 के मिडिल में वो ज्वाइन किया तो 10 हम छोड़ दिए क्योंकि कंप्लीट ईयर नहीं हो रहा है। 11, 12, 13, 14, 15, तो ये 5 साल यहाँ पे मेरा था, है ना। 10 से लेके 16 के पहले तक, 15 तक 5 साल था। फिर 16 से लेके हम 25 तक मान लीजिए हिसाब कर रहे हैं, तो 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, इधर का हो गया मेरा 14 साल, है ना। अगर हम इस तरीके से देखें तो 10 से लेके हम कैलकुलेट किए अभी तक का, तो ये बंदा को कितना मिलेगा, तो ये जो पहले का 5 साल था इसके लिए मिलता था 1500 पर ईयर, 1500 पर ईयर। क्लियर है। और अभी जो 14 साल हुआ, मतलब 1/1/16 से, इसके लिए मिलता है 4,000 पर ईयर। तो जब टोटल हम कर देंगे तो मान लीजिए 5/15 हो गया 7,500, प्लस ऐड कर दीजिए 4/14 हो गया 56,000, है ना। तो 56,000 प्लस 7,000, 56,7 63,500, यही होगा ना। क्लियर है, कैलकुलेशन क्लियर है ये वाला, है ना। तो सीवरेंस अमाउंट याद करना है, नोट पे हम यहाँ पे लिखे नहीं थे बट आपको ध्यान में रखना है, मैं ऐड भी कर दूंगा कि आपका सीवरेंस अमाउंट जो है 1/1/2016 ऑनवर्ड 4,000 रुपीज़ हो गया पर कंप्लीटेड ईयर के लिए। बट उसके पहले ये 15,000 था। कोई बंदा अगर 1/1/16 के बाद आपका डिस्चार्ज हुए सर्विस से, तो 16 के पहले का जो पीरियड है उसके लिए 1,500 रुपये पर कंप्लीटेड ईयर। यार यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे कोई प्रोपोर्शनेट नहीं दिया गया, पर कंप्लीटेड ईयर के लिए दिया गया। तो पहला जो कंप्लीट ईयर रहेगा उसके लिए 1,500 करके, उसके बाद का जो रहेगा उसके लिए 4,000 करके। और मैक्सिमम सीलिंग कितना कर दिया, तो बोला भैया 1.5 लाख से ज़्यादा आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। मैक्सिमम सीलिंग याद रख लेना है 1.5 लाख का। अच्छा ग्रेचुइटी के केस में हम लोग देखे थे, ग्रेचुइटी मैक्सिमम कितना मिलता है एक डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज़ को, ग्रेचुइटी कितना मिलता है मैक्सिमम, 15। कहाँ से, अरे जीडीएस वाला नहीं, डिपार्टमेंटल का बात कर रहा हूँ भाई सीताराम जी, है ना। 25 लाख, पहले वो 20 लाख था, बाद में उसको 25 लाख कर दिया गया। तो याद रखिएगा, सवाल उसका भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। आगे आते हैं, आगे क्या बोला गया, सीवरेंस अमाउंट वुड बी एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ दोज जीडीएस who have opted to remain with severance amount and have not shifted to service discharge benefit scheme। एसडीबीएस जो होता है, जो जीडीएस एम्प्लॉई एसडीबीएस में शिफ्ट नहीं किया और उन्होंने 10 साल का मिनिमम सर्विस या एंगेजमेंट पीरियड जो है कंप्लीट किया, तो जो जीडीएस मिनिमम 10 साल का एंगेजमेंट पीरियड को कंप्लीट कर चुका है और जिसने आपका या जिन्होंने आपका सर्विस डिस्चार्ज बेनिफिट स्कीम एसडीबीएस जो है इसको चूज नहीं किया, ऑप्ट नहीं किया, उन्हीं को केवल आपका सिवरेंस अमाउंट मिलेगा। अगर किसी ने एसडीबीएस को चूज कर लिया तो उनको सिवरेंस अमाउंट नहीं मिलेगा, उनको एसडीबीएस का बेनिफिट मिलेगा। अब एसडीबीएस के लिए क्या होता है, तो एसडीबीएस के लिए हर महीना 300 रुपये करके डिडक्ट किया जाता है जीडीएस से,
और डिपार्टमेंट भी अपना कंट्रीब्यूशन देता है। कितना बोला गया? 300 रुपये करके प्रति महीने का, है ना। तो बोथ गवर्नमेंट्स कंट्रीब्यूशन एंड जीडीएस कंट्रीब्यूशन इन केस ऑफ एसडीबीएस इज ₹300। पहले ये कंट्रीब्यूशन कितना था, कोई बताइएगा? पहले कंट्रीब्यूशन कितना था? 300 प्रति महीना। अभी हमारा जो हुआ है, पहले जीडीएस के लिए कंट्रीब्यूशन कितना था? 200 प्रति महीना था। बिल्कुल, पहले 200 रुपया करके प्रति महीने का था, अभी के समय पे ये 300 रुपये करके हुआ है। तो पहले जो मैंने कंडीशन था हमारा एसडीबीएस का, कंडीशन सारा सेम है एज इट इज़। जो एग्जिस्टिंग कंडीशन था, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, सारा सेम है, बट खाली कंट्रीब्यूशन का अमाउंट जो है बढ़ा के 200 से 300 कर दिया गया। क्लियर है? आगे आते हैं हम लोग रूल 7, जहाँ पे बताएगा लीव। ये रूल नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। लीव, लीव कहाँ पे बताया गया? रूल 7 पे बताया गया, है ना, याद रहेगा। रूल 7 पे बताया गया लीव के बारे में, छुट्टी के बारे में, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। एक साथ हम लोग छुट्टी लेंगे। हम लोग क्या करेंगे? एक साथ छुट्टी लेंगे, है ना। एक साथ छुट्टी लेंगे, याद रखेंगे हम लोग। रूल नंबर 7 पे क्या बताया गया? छुट्टी के बारे में बताया गया, जो जीडीएस लोग हैं उनके लिए। अब यहाँ पे क्या बोला? यहाँ पे बोला गया द ग्रामीण डाक सेवक मे बी ग्रांटेड पेड लीव एट द रेट ऑफ 20 days इन ए ईयर, 10 days फॉर एवरी हाफ ईयर, है ना। तो एक साल में मैक्सिमम 20 दिन का उनको पेड लीव मिलता है, और प्रति 6 महीने में 10 दिन करके ये आपका अकाउंट पे आता है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, और कंफ्यूजन आता भी है कि ये जो 20 दिन है ये एक्यूमुलेट हो सकता है कि नहीं। तो आफ्टर कंप्लीशन 1 ईयर तो हो ही नहीं सकता है, और नॉर्मल जो प्रैक्टिस चलता है ज़्यादातर जगह पे कहीं पे भी आपका ये एक्यूमुलेशन इवन 1 साल का भी नहीं होता है ना। तो 10 दिन, मान लीजिए जनवरी में आपको 10 दिन मिला, आपको जनवरी से लेके जून के भीतर 10 दिन का ले लेना है, और जून के बाद जुलाई से लेके दिसंबर तक 10 दिन का लेना है। पर मेरा ना यहाँ पे थोड़ा सा केमिकल नोचा वाला लगता है। ये इसके ऊपर एक्चुअली क्लैरिफिकेशन आना चाहिए कि आप यहाँ पे बोल रहे हो कि एट द रेट ऑफ 20 days इन ए ईयर, तो आपको अगर 1 साल का भी एक्यूमुलेट नहीं होना है तो आप क्यों 20 दिन 1 साल में लिखे हैं? आप लिखते खाली 10 दिन हर 6 महीने के लिए, है ना। तो जो भी है हम लोग याद रखेंगे कि हाफ ईयर के लिए 10 दिन करके मिलता है, तो साल में उसी कैलकुलेशन को मान लीजिए कर लिया कि 10 दिन एक हाफ ईयर में, तो दूसरे हाफ ईयर मिला लो, 10-10-20 दिन हो गया, है ना। और यहाँ पे बोला गया विदाउट एक्यूमुलेशन, इसमें कोई एक्यूमुलेशन नहीं होगा, और एज में बी डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब अगर गवर्नमेंट बाद में चाहता है कि नहीं एक्यूमुलेट करने देते हैं जीडीएस को, तो दे सकता है, बट अभी के समय पे एट प्रेजेंट जो कंडीशन है कि विदाउट एक्यूमुलेशन, इसका कोई एक्यूमुलेशन नहीं होगा। तो आपका 6 महीना खत्म हो गया, आपका 10 दिन गया, उसी के भीतर आपको 10 दिन का ले लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला गया? where a सेवक fails to resume duty on the expiry of maximum period of admissible leave and granted to him। मान लीजिए किसी ने 10 दिन का छुट्टी लिया और उसके बाद ज्वाइन ही नहीं किया, है ना। और where such सेवक is granted a leave for a period less than the maximum period admissible। हमको 10 दिन का पेड लीव मिलने वाला था, मैंने 5 दिन का लिया, पर उसके बाद आया ही नहीं, है ना। तो बोला कि वेयर सच सेवक इज ग्रांटेड ए लीव फॉर ए पीरियड लेस देन द मैक्सिमम पीरियड एडमिसिबल टू हिम और हर अंडर दिस रूल एंड रिमेन एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी फॉर एनी पीरियड which together with the granted leave exceeds the limit up to which she could have been granted such leave, and he shall, unless the government in view of exceptional circumstances of the case otherwise decides, be removed from engagement after following the procedure laid down in rule 10। तो अगर कभी भी ऐसा ओवर स्टेल का केस होता है, क्या बोला जा रहा है? अगर कभी भी ओवर स्टेल का केस होता है ना, तो उस जगह पे यहाँ पे क्या बोला गया कि उस जीडीएस को हम
एंगेजमेंट से निकाल सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, बट ऐसे ही नहीं करना है, उसके लिए जो प्रॉपर प्रोसीड्योर फॉलो करना है एज पर रूल 10, जिसके बारे में आगे हम लोग देखेंगे, है ना। रूल 10 में आपको मेजर पेनल्टी का ही प्रोसीड्योर करना होगा, चार्जशीट करना होगा, आईओपीओ का अपॉइंटमेंट होगा, सारा कुछ होने के बाद आप उनको एंगेजमेंट से निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया कि कोई जीडीएस अगर ओवर स्टेल करता है और जहाँ पे जितने दिन का छुट्टी उनके पास एडमिसिबल था और उसके बाद अगर वो रह जाता है ना, या फिर वो दोनों मिला के जितना मैक्सिमम दिन छुट्टी हो सकता था वो आपका एक्सीड कर जाता है, तो एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस को छोड़ दीजिए, जहाँ पे मेडिकल ग्राउंड है या फिर मान लीजिए उन्होंने मेडिकल रीज़न अपना शो किया और डिपार्टमेंट उनसे सहमत है, तो उसको अगर छोड़ दिया जाएगा तो अदर केस में उनको एंगेजमेंट से रिमूव किया जा सकता है और प्रॉपर प्रोसीड्योर फॉलो करते हुए, है ना। तो यहाँ तक हमने ऑलरेडी देखा रूल 7। अब आएंगे हम लोग रूल 7A में होता है इमरजेंसी। अब इमरजेंसी का स्पेलिंग याद कर लीजिए, है ना। साथ में क्या बताया गया, इमरजेंसी लीव, याद रहेगा। साथ में क्या बताया गया, 7 के ए में इमरजेंसी लीव। तो 7A में हमारा इमरजेंसी लीव के बारे में बताया गया। रूल नंबर याद कर लीजिएगा 7A। ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूल है ना। वो बचपन में जो वेरी 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 इम्पोर्टेंट है ना, वो वाला यहाँ पे लगा लीजिएगा। अब देखिए इम्पोर्टेंट लिखने जा रहा हूँ और दूसरा कुछ हो रहा है, इम्पोर्टेंट, है ना। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट वाला है रूल नंबर, इसको याद रख लेना है, भूलना नहीं है। कहाँ पे बताया गया इमरजेंसी लीव के बारे में, फटाफट से बताइए कौन सा रूल पे बताया गया इमरजेंसी लीव के बारे में। रूल 7A में बताया गया। नॉर्मल लीव के बारे में कहाँ पे बताया गया, 7 में बताया गया। पेंशन, ग्रेचुइटी, सिवरेंस अमाउंट, ये सब के बारे में कहाँ पे बताया गया, 6 में बताया गया ना, पेंशन, ग्रेचुइटी, सिवरेंस अमाउंट। अच्छा बताइए एंगेजिंग अथॉरिटी का पावर कहाँ पे बताया गया था, एंगेजिंग अथॉरिटी का पावर 5 में बताया गया था। एंगेजिंग अथॉरिटी के बारे में कहाँ पे बताया गया था, 4 में बताया गया था। अच्छा जीडीएस को कहाँ पे डिफाइन किया गया था, जीडीएस को कहाँ पे 3D में डिफाइन किया गया था, है ना, 3D में डिफाइन किया गया था। फैमिली मेंबर्स को कहाँ पे डिफाइन किया गया था, 3H में डिफाइन किया गया था। बहुत बढ़िया। अच्छा बताइए डेफिनेशन हमको कहाँ पे बताया गया, डेफिनेशन कौन सा रूल में डेफिनेशन बताया गया, रूल 3 में बताया गया। एप्लीकेशन कहाँ पे बताया गया, 2 में बताया गया, और 1 में क्या बताया गया था, रूल 1 में क्या था, रूल 1 में क्या था, रूल 1 में क्या था, शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट, शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट, है ना, खाली टाइटल नहीं है हरिंद्र जी, ज्ञानेंद्र जी, शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट याद रखना है, एसटी कॉम, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग रूल 7A, जहाँ पे इमरजेंसी लीव के बारे में बताया गया, उसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए क्या क्या बताया गया देख लेते हैं, कहाँ गया भाई साहब, हाँ चलिए। तो बोला गया, देखिए इमरजेंसी लीव से आपके एग्जाम पे 110% सवाल पूछेगा। इमरजेंसी लीव से 110% सवाल पूछेगा। जिनका भी ध्यान इधर उधर है थोड़ा इधर कंसंट्रेशन दीजिए, है ना। चाय कॉफ़ी अगर पी रहे हैं तो भी इधर ध्यान दीजिए, नहीं पी रहे हैं तो भी इधर ध्यान दीजिए। बोला जा रहा है कि ग्रामीण डाक सेवक शैल बी एंटाइटल्ड फॉर इमरजेंसी लीव फॉर ए पीरियड ऑफ मैक्सिमम 5 days और प्रोपोर्शनेट इन ए कैलेंडर ईयर और एज द केस मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो एक साल में मैक्सिमम 5 दिन का, एक साल में मैक्सिमम 5 दिन का इमरजेंसी लीव जो है दिया जाता है। और बोला गया कि ये प्रोपोर्शनेट भी है, मतलब मान लीजिए कोई एक जीडीएस एक साल में मान लीजिए 6 महीने का ही काम किए तो उनको 2 दिन का जो प्रोपोर्शनेट लीव होगा वो दिया जाएगा। किसी ने 8 महीने का काम किया तो अकॉर्डिंगली हम लोग देखेंगे जो प्रोपोर्शनेट लीव होता है वो प्रोपोर्शनेट लीव जो है, इमरजेंसी लीव जो है वो दिया जाएगा, है ना। अब यहाँ पे भी एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, कुछ जगह पे कुछ लोग क्या करते हैं, आपका मान लीजिए जब तक ख़त्म नहीं होता एंगेजमेंट पीरियड तब तक देता नहीं है। इस हिसाब से अगर आप देखिएगा तो पहला साल तो किसी को मिलेगा ही नहीं, मतलब सही से, है ना, जब तक कंप्लीट कैलेंडर मंथ नहीं होगा। तो ये भी थोड़ा सा डिस्क्रिशन का मैटर आ जाता है कि एक्चुअली इन एंटिसिपेशन कि ये जीडीएस काम करेगा,
एडवांस में इमरजेंसी लीव सैंक्शन किया जाता है कि नहीं, ये थोड़ा डिस्क्रिशन का मैटर हो जाता है, और अलग अलग जगह पे इसका भी अलग अलग प्रोविज़न रखा गया है। कुछ लोग आपका पहले से ही दे देते हैं कि हाँ भाई चलो, मान लीजिए किसी ने जनवरी महीने का 5 तारीख को जीडीएस ज्वाइन किया, और हमने हिसाब किया कि भाई टोटल कंप्लीट कितना महीना हो रहा है, तो सपोज मान लीजिए 11 महीना हो रहा है, इंटू 0.4 ऑन कर दीजिए, है ना, तो टोटल 4.5 दिन होता है। मान लीजिए 4 दिन का आपका इमरजेंसी लीव जो है मैं उनको दे सकता हूँ। तो कुछ जगह ऐसा है जहाँ पे इमरजेंसी लीव पहले से ही दे दिया जाता है, और कुछ जगह ऐसा है जो लोग जब तक आपका ख़त्म नहीं होता है तब तक नहीं देता है। बट मेरे हिसाब से होना क्या चाहिए कि आपका एडवांस में ही मिलना चाहिए, है ना। तो चलिए जो भी है हम लोग याद रखेंगे कि 5 दिन मैक्सिमम दिया जाता है एक साल में, और प्रोपोर्शनेट बेसिस पे ये दिया जाता है ना। चलिए एक काम करते हैं हम लोग, एक बार यहाँ पे भी देख लेते हैं रूल 7A कहा गया। ग्रामीण डाक सेवक शैल बी इंटाइटल्ड फॉर इमरजेंसी लीव फॉर ए पीरियड ऑफ मैक्सिमम 5 days इन ए कैलेंडर ईयर और एज मस्ट बी प्रिस्क्राइब्ड फॉर द फ्रॉम गवर्नमेंट टाइम टू टाइम। चलिए कोई नहीं, वहाँ पे भी यही बात आपका बताया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे क्या बोला गया, बोला कि इमरजेंसी लीव शैल बी ग्रांटेड फॉर इमरजेंसी और पर्सनल अफेयर्स। अब इमरजेंसी लीव को बोला गया इमरजेंट सिचुएशन पे या फिर पर्सनल अफेयर्स के लिए यूज़ किया जा सकता है ना। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको सवाल एग्जाम पे पूछ सकता है कि इमरजेंसी लीव शैल बी ग्रांटेड फॉर इमरजेंसी पर्पसेस ओनली, तो आंसर सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पर्सनल अफेयर्स में भी कोई एक जीडीएस जो है आपका इमरजेंसी लीव ले सकता है। इसको भी ध्यान रखिए कि बोथ ऑन इमरजेंसी ग्राउंड एंड ऑन पर्सनल अफेयर्स दोनों जगह पे हमको क्या हो सकता है, इमरजेंसी लीव जो है मिल सकता है। एक बार में मैक्सिमम कितने दिन का मिलेगा, तो बोला कि नॉट मोर देन 2 days ऑफ इमरजेंसी लीव कैन बी ग्रांटेड इन वन ओकेशन। एक समय पे एक ओकेशन पे, किसी का अनम्यूट है लग रहा है, एक बार म्यूट कर लीजिए भाई, चेक कर लीजिए अपना, है ना। नॉट मोर देन 2 days इमरजेंसी लीव कैन बी ग्रांटेड इन ऑन ओकेशन। ये हमको याद रखना है कि एक ओकेशन में हम 2 दिन से ज़्यादा इमरजेंसी लीव जो है नहीं देंगे। 1 मिनट वेट करिए, देखता हूँ किसका म्यूट है। कंचन माला, कंचन जी चलिए हम म्यूट कर देते हैं आपको। चलिए तो एक बार में हम मैक्सिमम कितने दिन का इमरजेंसी लीव ले पाएंगे, तो बोला गया 2 दिन का ले पाएंगे। और हाफ डे इमरजेंसी लीव, जैसे आपको हाफ डे सीएल मिलता है, हाफ डे कैजुअल लीव मिलता है, तो जीडीएस के लिए हाफ डे इमरजेंसी लीव का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। इमरजेंसी लीव को कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता है, मार्ज नहीं किया जा सकता है, ये याद रखना है, विथ अदर एडमिसिबल लीव, और नॉट इनकैश, जिसका इनकैशमेंट भी नहीं होता है। तो इमरजेंसी लीव कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होगा, इसको मार्ज भी नहीं किया जाएगा, इसका इनकैशमेंट भी नहीं होगा। बट इसका प्रीफिक्स और सफिक्स का ऑप्शन रखा गया कि इमरजेंसी लीव कैन बी एडेड बिफोर और आफ्टर संडेज और हॉलीडेज। तो प्रीफिक्स और सफिक्स का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है ना। आगे क्या बोला गया, बोला कि इफ संडेज फॉल बिटवीन इमरजेंसी लीव दिस डेज विल नॉट बी काउंटेड अंडर इमरजेंसी लीव। मान लीजिए किसी ने 2 दिन का इमरजेंसी लीव लिया, एक सैटरडे का और एक मंडे का, बीच में संडे आ गया, तो 2 दिन का ही इमरजेंसी लीव काउंट होगा, 3 दिन का इमरजेंसी लीव काउंट नहीं होगा। अब यहाँ पे एक ऐसा कंडीशन दिया गया जो केवल रूल में ही संभव है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अर्लियर ग्रांट इज मैंडेटरी, बोल रहे हैं भाई इमरजेंसी लीव है, इमरजेंट ग्राउंड पे दिया जाता है, बट उसके लिए भी अर्लियर ग्रांट जो है मैंडेटरी है ना, ये हमको याद रखना है। और कौन सैंक्शन करेगा, तो बोला कि बीपीएम के लिए डिविजनल हेड जो है वो ग्रांट करेगा इमरजेंसी लीव। जहाँ पे एबीपीएम और डाक सेवक रहेंगे वहाँ पे जो सीनियर पोस्ट मास्टर है या सब डिविजनल हेड है जिनके अंडर में वो रहेंगे, वो आपका इमरजेंसी लीव जो है सैंक्शन कर सकता है। तो हम याद रखेंगे बीपीएम के केस में डिविजनल हेड, एबीपीएम और डाक सेवक के केस में सीनियर पोस्ट मास्टर और सब डिविजनल हेड कैन ग्रांट इमरजेंसी लीव, है ना। बोला कि नो सब्सटीट्यूट अरेंजमेंट विल बी डन इन केस ऑफ इमरजेंसी लीव। ये भी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, याद रखना है कि इमरजेंसी लीव पे कोई भी
सब्स्टिट्यूट का अरेंजमेंट नहीं किया जाएगा, इसका ऑफिस अरेंजमेंट ही करना पड़ेगा, मतलब डिपार्टमेंटल अरेंजमेंट जो होता है, इस दौरान सब्स्टिट्यूट को नहीं दिया जाएगा। जैसे पेड लीव के समय पे हम लोग सब्स्टिट्यूट देते हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट का ऑप्शन नहीं है। कोई भी जीडीएस अगर पुट ऑफ ड्यूटी में है, ही विल नॉट बी एंटाइटल्ड फॉर इमरजेंसी लीव। कोई भी जीडीएस अगर पुट ऑफ ड्यूटी में है तो उनको इमरजेंसी लीव नहीं मिलेगा, ये भी हमको याद रखना रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। यहाँ तक क्लियर है देवी और सजनों? फटाफट से बढ़ते हैं हम लोग रूल नंबर 7B, है ना। कहाँ तक हम लोगों का हुआ? 42 पेज हुआ, और भी 2-3 क्लास हम लोगों को लगेगा, 3 क्लास लगेगा मोटा मोटी हम लोगों को। इसके बाद भी और भी इंटरेस्टिंग चीज़ है, और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी कुछ 1-2 चीज़ है। जैसे आपका डिफरेंट आपका प्रोसीडिंग होगा, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, है ना। रूल 10 जब हम लोग देखेंगे, रूल 7B हम लोग देखते हैं, जहाँ पे बोला गया मैटरनिटी लीव फॉर वुमेन जीडीएस। ग्रामीण डाक सेवक जो फीमेल है, पहले इन लोगों को केवल मैटरनिटी ग्रांट दिया जाता था 90 डेज़ का, है ना, जिसमें आपका 90 डेज़ का सैलरी जो है उनको दिया जाता था। बट अभी के समय पे क्या आ गया, तो बोला नहीं, वो 90 डेज़ का मत दो, उनको 180 दिन का आपका मैटरनिटी लीव दो, जैसे नॉर्मल सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट को भी मिलता है ना। तो बोला कि फीमेल जीडीएस with less than 2 surviving children may be granted maternity leave by an authority competent to grant for a period up to 180 days, है ना। तो मैक्सिमम कितने दिन का आपका मैटरनिटी लीव मिलता है? तो मैक्सिमम 180 डेज का मैटरनिटी लीव मिलता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए कोई एक जीडीएस है ना, ये आपका कंप्लीटली इमेजिनरी क्वेश्चन है, और हम उम्मीद करते हैं कि किसी भी जीडीएस के साथ कभी भी ऐसा नहीं होगा। मान लीजिए कोई एक जीडीएस है जिनका बच्चा हुआ, बच्चे का एज सपोज 10 साल था, फिर और एक बच्चा हुआ, है ना। अब मान लीजिए पहला बच्चे का एज हो गया 19 साल, है ना, सेकेंड बच्चा हुआ था, इन्होंने 2 केस में ऑलरेडी मैटरनिटी लीव ले चुका है। अब मान लीजिए पहला वाला बच्चा या सेकंड वाला बच्चा किसी एक का डेथ हो गया, अब फिर से अगर कोई इशू होता है तो वहाँ पे क्या उनको मैटरनिटी लीव मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताइए, है ना। क्लियर है, इसमें कोई डाउट का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन होना चाहिए। तो अब कितना बार भी मिले, अगर 2 ही मतलब 2 से कम सर्वाइविंग चिल्ड्रन रहेगा तो वहाँ पे मिल जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आते हैं रूल 8, जहाँ पे बोला गया टर्मिनेशन ऑफ एंगेजमेंट के बारे में, टर्मिनेशन ऑफ एंगेजमेंट के बारे में। चलिए रूल 7 में हमारा 7B में यही बात बताया गया, फीमेल ग्रामीण डाक सेवक लेस देन 2 सर्विंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। चलिए अब आते हैं हम लोग रूल 8, जहाँ पे बोला गया टर्मिनेशन ऑफ एंगेजमेंट। क्या बोला गया? द एंगेजमेंट ऑफ ए सेवक लेस देन 3 years ऑफ कंटिन्यूअस एंगेजमेंट। देखिए ये खतरनाक रूल है, ये आपका खतरनाक रूल है ना। और ये रूल जो है आपको एक राइट देता है। किसका राइट देता है? ये आपको राइट देता है सर्विस से निकाल देने का, है ना। विदाउट आपका मान लीजिए कोई चार्जशीट नहीं करना है, जैसे सलमान खान बोलता है नो एफआईआर नो अरेस्ट फैसला ऑन द स्पॉट, तो यहाँ पे फैसला ऑन द स्पॉट है, फैसला ऑन द स्पॉट। ठीक है, आपको क्या करना है? चार्जशीट का आवश्यकता नहीं है, नोटिस देना है और सर्विस से निकाल देना है। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि लेस देन 3 years ऑफ कंटिन्यूअस एंगेजमेंट होना चाहिए। ये केस आप कुछ दिन पहले देखे होंगे, जब जीडीएस के द्वारा स्ट्राइक किया गया था, है ना, मास स्ट्राइक हुआ था, और उस टाइम पे जिस टाइम पे आपका आलोक शर्मा सर ने अपना ये किए थे मतलब बीआरएस लिए थे, उस टाइम में उनके कुछ दिन पहले देखिएगा जीडीएस का मास स्ट्राइक हुआ था, और उस स्ट्राइक जब हुआ था उस टाइम पे बहुत सारा जीडीएस को इस ग्राउंड दे के सर्विस से रूल 8 में उनको नोटिस भी सर्व किया गया था कि भाई तुमको क्यों ना निकाल दिया जाए, उनको नोटिस दिया गया था सर्विस से निकाल देने के लिए, है ना। तो ये रूल 8 था। और यहाँ पे एक बात और याद रखना है, जैसे आप मान लीजिए ये आपको कब काम आएगा, जैसे आप नया नया आईपी में ज्वाइन किए हैं,
और कभी कभी देखिएगा ज्वाइन करने के बाद कुछ ऐसा जीडीएस होता है जो नया ज्वाइन कर गया, करने के बाद फिर ऑफिस कभी आता ही नहीं, है ना। तो ऐसा बहुत सारा केसेस रहता है, तो वहाँ पे आपको चार्जशीट वगैरह करने का आवश्यकता नहीं है। एक मिनट प्लीज़ वेट करिए। चलिए, आवाज़ सुनाई दे रहा है अभी? चलिए, मेरा डिनर आ गया, आप लोगों के साथ और थोड़ा सा डिस्कशन करके फिर हम लोग शुरू करेंगे अपना ऑपरेशन। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो फंडा क्लियर है, बोला जा रहा है एंगेजमेंट ऑफ सेबक हैविंग लेस देन ऑफ 3 years ऑफ कंटिन्यूस एंगेजमेंट फ्रॉम द डेट ऑफ हिज और हर एंगेजमेंट, कहा गया shall be liable to be terminated at any time by giving a notice in writing either by the sebak to the engaging authority or by the engaging authority or any other authority to which the engaging authority is subordinate or any other authority empowered in this behalf by the government by general or special order to the sebak। फंडा क्या हुआ, 3 साल के नीचे का सर्विस है, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन रखा गया। जो जीडीएस है वो लिखित में दे सकता है कि सर बहुत हो गया, हमको आपका काम नहीं करना है, हमको पसंद नहीं है, वो 3 महीने का नोटिस देगा और डिपार्टमेंट छोड़ के जा सकता है। तो जैसे जीडीएस आपका एप्लीकेशन दे के जा सकता है, सिमिलरली जो एंगेजिंग अथॉरिटी है वो एंगेजिंग अथॉरिटी जिसका सबऑर्डिनेट है वो, मतलब जैसे मान लीजिए आईपी है एंगेजिंग अथॉरिटी, तो सुपरिटेंडेंट भी ये ऑर्डर कर सकता है ना, एनी अथॉरिटी टू विच द एंगेजिंग अथॉरिटी सबऑर्डिनेट। तो एंगेजिंग अथॉरिटी जिसका सबऑर्डिनेट है। और तीसरा केस, गवर्नमेंट के द्वारा इस बिहेफ में अगर किसी भी अथॉरिटी को एम्पावर किया गया बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर के, भाई तुम ऑर्डर करो करके इसको निकालो, तो वो भी कर सकता है। बट कंडीशन क्या दिया गया यहाँ पे, नोटिस कितने दिन का दिया जाएगा, तो यहाँ पे नोटिस जो दिया जाएगा वो 1 महीने का होगा। द पीरियड ऑफ सच नोटिस शैल बी ऑफ 1 month provided that the GDS shall be entitled to claim a sum equivalent to the amount of basic TRCA plus dearness allowance as admissible for the time period of notice। अब मान लीजिए हम 1 महीने का नोटिस देके निकालेंगे, अब हम 1 महीना बाद भी निकाल सकते हैं, हम चाहते हैं तो आज का आज ही निकाल सकते हैं। अब आज का आज ही हम अगर उनको एंगेजमेंट से निकाल दे रहे हैं तो उनको 1 महीने का बेसिक प्लस टीआरसीए जो है दे दिया जाएगा, दे के उनको निकाल दिया जाएगा, है ना, उनको लिए एडमिसिबल रहेगा 1 महीने का बेसिक प्लस टीआरसीए। और अगर वो चाहते हैं कि डिपार्टमेंट छोड़ना तो वहाँ पे भी उनके लिए ऑप्शन है, अगर उनको अभी के अभी जाना है तो वहाँ पे भी केसेस है कि उनको 1 महीने का टीआरसीए जो है जमा करना रहेगा, तब जाके ये पॉसिबल हो सकता है ना। तो फंडा हमको क्लियर रखना है कि 3 साल के नीचे का एंगेजमेंट होना चाहिए, 3 साल के नीचे का एंगेजमेंट होना चाहिए, 1 महीना नोटिस का पीरियड होगा, नोटिस जो है जीडीएस भी दे सकता है और डिपार्टमेंट भी दे सकता है ना। देखिए, इफ आई केम टू नोटिस द I came to know on case one GDS on another is absent from this to this period, the district divisional head directs to hold the TRC, then the GDS grievance to collector for holding the TRC। देखिए कौन सा वाला लाइन रिपीट करने के लिए बोल रहे हैं, अगर अनऑथोराइज्ड एब्सेंट है, अगर अनऑथोराइज्ड एब्सेंट है तो बिल्कुल वहाँ पे किया जा सकता है, ऐसा कहीं पे बोला नहीं गया कि, बट उनको देखना है कि रीजनेबल ग्राउंड था कि नहीं, है ना, तो वो देखना चाहिए। मैटर वो करता है कि मान लीजिए जीडीएस एब्सेंट था, उन्होंने मेडिकल सर्टिफिकेट दिया हुआ था, है ना, फिर भी उनको टीआरसी जो है हेल्ड अप कर दिया गया, तो वो अपना ग्रीवेंस तो देगा ही देगा। अदरवाइज केस में क्या है, मान लीजिए ग्रीवेंस तो कोई भी कर सकता है, अब सस्टेन करेगा कि नहीं वो मैटर करता है ना। और नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस पे टीआरसीए
अब वी अनऑथराइज्ड एब्सेंट अगर कोई रहेगा तो करेगा ही करेगा, है ना। इंटेंशनली अगर अनऑथराइज्ड एब्सेंट रहेगा तो करेगा ही करेगा, अब वो किसके पास जाए उससे मैटर नहीं करता है ना। बट आपका देखना रहता है कि मेडिकल इशू वगैरह कुछ है कि नहीं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। कौन सा लाइन रिपीट करने के लिए बोल रहे थे ज्ञानेंद्र जी? नोटिस लाइन। 1 महीने का नोटिस देना रहता है। मान लीजिए हमको सर्विस से निकालना है तो हम 1 महीने का नोटिस देंगे कि भैया आज तुमको नोटिस दिया गया, अगला 1 महीने बाद तुमको सर्विस से निकाल दिया जाएगा। तो 1 महीना वो नोटिस पीरियड में रहेगा, उसके बाद उनको सर्विस से निकाल दिया जाएगा। और जनरल सर्कमस्टेंसेस क्या रहता है, बहुत सारा जगह पे ऐसा भी होता है कि जीडीएस को अर्जेंट बेसिस पे डिपार्टमेंट छोड़ना रहता है, तो बेसिकली उनको 1 महीने का नोटिस देना उनको भी रहता है ना। नोटिस पीरियड दोनों कंडीशन पे है। अब मान लीजिए किसी को नहीं नोटिस पीरियड नहीं, अभी हमको छोड़ना है, अगर ऐसा केस है तो वहाँ पे उनको 1 महीने का पैसा जमा करना रहता है ना। मान लीजिए उनको अभी के अभी अगर छोड़ना है बिना नोटिस का, अब डिपार्टमेंट कैसे किसी दूसरे को अरेंज करेगा, इस कारण से उनको भी 1 महीने का जो टीआरसीए का अमाउंट है, टीआरसीए प्लस डीए मिला के जो एडमिसिबल रहेगा, वो पैसा उनको भी जमा करना पड़ता है। ठीक है ज्ञानेंद्र जी। चलिए आगे आते हैं हम लोग, रूल नंबर 9। अच्छा, कुछ और कंडीशन इसमें दिया गया, बोला कि वेयर द इंटेंडेड इफेक्ट ऑफ सच टर्मिनेशन हैज़ टू बी इमीडिएट, इट शुड बी मेंशन्ड दैट 1 month's टाइम रिलेटेड कंटिन्यूड अलाउंस प्लस डियरनेस अलाउंस एज एडमिसिबल बीइंग रेमिटेड टू द सेबक इन लीव ऑफ नोटिस ऑफ 1 month, है ना। जहाँ पे जो बात अभी हम लोग किए थे कि टर्मिनेशन अगर कभी हमको इमीडिएट करना है कि नहीं, हमको नोटिस देने का समय नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 1 महीने का जो टीआरसीए है प्लस डीए जो है वो हम उनको दे देंगे। क्लियर है? इन लीव ऑफ नोटिस ऑफ 1 month। वेयर द इंगेजमेंट ऑफ जीडीएस इज टर्मिनेटेड अंडर दिस रूल, ही शैल नॉट बी एलिजिबल टू जीडीएस ग्रेचुइटी और सीवरेंस अमाउंट, है ना। हम लोग जानते हैं कि ग्रेचुइटी के लिए मिनिमम आपका 10 साल का सर्विस होना चाहिए, है ना। तो आपका ग्रेचुइटी भी नहीं मिलेगा और सीवरेंस अमाउंट भी यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। आगे बढ़ना है हम लोगों को पेनल्टी, तो पेनल्टी तक आज हम लोग देख लेते हैं, है ना। आज पेनल्टी तक देख लेते हैं, फिर अगले दिन हम लोग 10 नंबर से शुरू करेंगे। तो रूल 9 पे बताया गया पेनल्टी, और पेनल्टी आपका कुछ माइनर पेनल्टी है और कुछ मेजर पेनल्टी है। तो मेरे पास देखिए यहाँ पे 5 माइनर पेनल्टी है और यहाँ पे टोटल 5 आपको 6, 7, 8, 9, 4 आपका मेजर पेनल्टी है। तो माइनर पेनल्टी में क्या क्या है? पहला पेनल्टी है सेंसर, दूसरा बोला कि डिबरिंग ऑफ सेबक फ्रॉम अपियरिंग इन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, है ना। तो एक हो गया सेंसर जो लोएस्ट पेनल्टी होता है, दूसरा हो गया उनको एग्जाम देने नहीं देना है, रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन जो है वहाँ से डिबार कर देना। अब जीडीएस कौन सा एग्जाम दे सकता है? तो बोला कि एमटीएस का दे सकता है, पोस्टमैन का दे सकता है, मेलगार्ड का दे सकता है, पीएसए का दे सकता है ना। तो जो भी एग्ज़ाम के लिए उनका एलिजिबिलिटी है वो एग्ज़ाम देने उनको नहीं दिया जाएगा। और कितने दिन के लिए हम डिबार कर पाएंगे? तो बोला कि मैक्सिमम 3 years, नॉट एक्सीडिंग 3 years। तो मैक्सिमम 3 साल के लिए आप उसको डिबार कर सकते हो एग्ज़ाम देने से। क्लियर है? आगे क्या बोला गया? बोला कि डिबारिंग द सेबक फ्रॉम बीइंग कंसिडर फॉर रिक्रूटमेंट टू एमटीएस ऑन सीनियरिटी, सिलेक्शन कम सीनियरिटी बेसिस। आप लोग जानते हैं कि जो जीडीएस बहुत ज़्यादा सीनियर होता है ना, मतलब सबसे सीनियर मोस्ट होता है, उन लोगों को आपका एमटीएस पद में उनका भर्ती होता है ना। जितना भी वैकेंसी वगैरह रहेगा उस हिसाब से आपका एमटीएस में सिलेक्शन होता है। तो बोला गया कि जीडीएस को जैसे एग्ज़ाम देने नहीं देते हैं, सिमिलरली सिलेक्शन कम सीनियरिटी से भी डिबार किया जा सकता है, और ये भी मैक्सिमम 3 साल के लिए, है ना। तो याद रखेंगे, पहले डिबार फ्रॉम एग्जामिनेशन फॉर 3 years, डिबार फ्रॉम सिलेक्शन कम सीनियरिटी फॉर 3 years। और यहाँ पे सिलेक्शन कम सीनियरिटी में जीडीएस केवल एमटीएस ही बन सकता है, जिस कारण से यहाँ पे खाली एमटीएस लिखा हुआ है। बट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन दे के जीडीएस से डायरेक्ट एमटीएस, पोस्टमैन, मेलगार्ड या पीए से बनने का संभावना है, इसलिए वो सारा वहाँ पे दिया गया। अगला क्या है? बोला कि रिकवरी ऑफ टीआरसीए, है ना। हम लोग बोलते हैं नॉर्मल केस में रिकवरी फ्रॉम पे, और यहाँ पे हो गया रिकवरी फ्रॉम टीआरसीए। तो बोला गया रिकवरी फ्रॉम टीआरसीए ऑफ द होल और पार्ट ऑफ एनी पिक्यूनरी लॉस कॉज्ड बाय द गवर्नमेंट बाय द नेग्लिजेंस और ब्रीच ऑफ ऑर्डर, है ना। गवर्नमेंट
मैंने जो हमारा जीडीएस है उनके द्वारा किसी भी प्रकार का नेग्लिजेंस के कारण या किसी ऑर्डर का वायोलेशन के कारण गवर्नमेंट को जो लॉस हुआ है उस लॉस का कंप्लीट अमाउंट या फिर पार्ट, है ना, रिकवर किया जा सकता है जीडीएस के टीआरसीएस से, है ना। तो यही वाला पनिशमेंट यहाँ पे दिया गया। फिर विथ होल्डिंग ऑफ एनुअल इंक्रीज, यहाँ पे टर्म को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे शब्द के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है। हमने यहाँ पे जीडीएस के केस में रिकवरी फ्रॉम पे नहीं बोले, रिकवरी फ्रॉम टीआरसीए, और विथ होल्डिंग ऑफ एनुअल इंक्रीमेंट नहीं, विथ होल्डिंग ऑफ एनुअल इंक्रीज, इसको ध्यान देना है ना, कि आप एनुअल इंक्रीज मिलता है जीडीएस को, एनुअल इंक्रीमेंट नहीं। तो बोला गया एनुअल इंक्रीज जो मिलता है उसको विथहेल्ड किया जा सकता है और टीआरसीए से रिकवर किया जा सकता है। तो बोला गया विथ होल्डिंग ऑफ एनुअल इंक्रीज इन टाइम रिलेटेड ऑफ कंटिन्यूटी अलाउंस विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट, विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट, है ना। यहाँ पे ध्यान देना है कि ये विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट बोला जा रहा है और कितने दिन के लिए, फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स। तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया गया, पनिशमेंट को बहुत आसान रखा गया। अगला आता है हम लोग मेजर पेनल्टी। मेजर पेनल्टी हमारा 4 दिया गया। पहला पेनल्टी, रिडक्शन टू ए लोअर स्टेज इन द टीआरसी स्लैब फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड एक्सीडिंग 3 ईयर्स, है ना, नॉट इन परमानेंट मेजर विथ फर्दर डायरेक्शन दैट as to whether the shabak will earn annual increase or not during the period of reduction, and whether on expiry of such period the reduction will or will not have effect of postponing future annual increase of his TRCA or not, है ना। तो यहाँ पे हमको लोअर स्टेज में रिडक्शन करने के लिए बोला गया। मैक्सिमम कितने दिन के लिए, तो बोला भाई मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। पहला हम लोग यहाँ पे क्या याद रखेंगे, पहला हम लोग यहाँ पे याद रखेंगे कि हमको लोअर स्टेज में भेजा गया, है ना, लोअर स्टेज में भेजा जा रहा है, ठीक है। फिर क्या देखा गया, बोला गया कितने दिन के लिए, तो बोला गया पीरियड जो रहेगा एक्सीडिंग 3 ईयर्स, ये 3 साल से ज़्यादा पीरियड के लिए होगा, 3 साल से कम पीरियड के लिए नहीं होगा, 3 साल से ज़्यादा पीरियड के लिए होगा। बट ये परमानेंट मेजर भी नहीं होगा कि लाइफ लॉन्ग भी नहीं रहेगा, कभी ना कभी इसका अंत होना है। तो यहाँ पे जो अथॉरिटी पनिशिंग रहेगा उनको ये भी बताना रहेगा कि कब तक ये रहेगा, है ना। और ड्यूरिंग दैट पीरियड, मतलब जब ये लोअर स्टेज में रहेगा उस समय पे उनको एनुअल इंक्रीज मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी उनको बताना है ना। और उसके बाद ये भी बोलना है ऑन द एक्सपायरी ऑफ सच पीरियड वेदर द रिडक्शन विल और विल नॉट हैव इफेक्ट पोस्टपोनिंग द फ्यूचर इंक्रीज। मान लीजिए फ्यूचर में भी उसका इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं, ये क्यूमुलेटिव होगा कि नहीं, क्यूमुलेटिव होगा कि नहीं, ये भी आपको बताना रहेगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि लोअर स्टेज में हम भेजेंगे, मिनिमम एक्सीडिंग 3 ईयर्स, 3 साल से ज़्यादा पीरियड के लिए भेजेंगे, परमानेंट नेचर का नहीं होगा, इस दौरान इंक्रीज मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है, बता देना पड़ेगा। और जब ये ख़त्म हो जाएगा उस दौरान 2 केस होता है कि जितना आपका इंक्रीज वगैरह नहीं मिला था वो एक बार में आपको उनको दे दिया जाता है, कुछ केसेस होता है जहाँ पे कोई भी इंक्रीज वगैरह नहीं दिया जाता है। तो ये मैटर हमको बताना रहेगा कि ये जो रिडक्शन हमने किया था, है ना, उसको फ्यूचर भी जो इंक्रीज है उसको पोस्टपोन करेगा या नहीं करेगा। मतलब जितना हम मान लीजिए 3 इंक्रीज जो था हमने नहीं दिया था, अब ज्वाइन कर गया तो वो फ्यूचर इंक्रीज को पोस्टपोन करेगा कि नहीं, मतलब वो 3 इंक्रीज उसको मिल के फिर आगे से कैलकुलेट होगा या फिर जो 3 स्टेज मान लीजिए और जो पीछे है वहाँ से कैलकुलेट होगा। फंडा मुझे लगता है थोड़ा सा डाउट रह गया हो, किसका किसका डाउट है एक बार बताइए, किसका किसका डाउट है कि नहीं है। ज्ञानंद एक बार बताइए। सीताराम बोला नो डाउट, बाकी लोग बताइए। एक सिंपल एग्जाम्पल टाइप हम लोग अगर ले, मान लीजिए कि सपोज मेरा जो बेसिक पे था, मेरा जो टीआरसीए था, ठीक है, वो 20,000 का था। अब हमको यहाँ से हटा के मान लीजिए 12,000 पे फिक्स कर दिया, ठीक है। तो ये एक लोअर स्टेज में हमको भेज दिया। अब ये जब हम यहाँ पे है, अब यहाँ पे मान लीजिए हमको 200 रुपये करके एनुअल इंक्रीज मिलता है ना। अब यहाँ पे केस क्या हो सकता है, हमको 12,000 कर दिया और बोला गया भैया इनको कोई एनुअल इंक्रीज नहीं मिलेगा,
है ना। तो ये कंडीशन हो सकता है कि एनुअल इंक्रीज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब मान लीजिए ऐसा कर दिया तो ये एक मैटर रहेगा। दूसरा, मान लीजिए हमको 5 साल के लिए किया, 5 ईयर्स के लिए, तो 5 साल में हमको 200 करके 1,000 रुपये हमको एक्स्ट्रा मिलना चाहिए था, है ना। मान लीजिए 1,000 रुपये हमको एक्स्ट्रा होना चाहिए था। तो ये सपोज हमको मिला कि नहीं मिला, ये हमको देखना रहेगा कि अगर हमको बोल देगा कि भाई एनुअल इंक्रीज इसको नहीं मिलेगा तो नहीं मिला। अब जब ख़त्म हो जाएगा उस टाइम पे जो ये एनुअल इंक्रीज हमको मिलना था, मान लीजिए जब ख़त्म हो गया तो मैं 20,000 पे फिर आ गया। अब यहाँ पे मेरा 1,000 ड्यू था। अब ये 1,000 हमको देगा कि नहीं देगा, ये भी हमको यहाँ पे बता देना रहेगा। मतलब ये 1,000 भी पोस्टपोन हो जाएगा या रहेगा, ये हमको ऑर्डर में बता देना रहेगा। ठीक है, तो ये हमको याद रखना रहेगा कि लोअर स्टेज में भेजेंगे, कितने दिन के लिए भेजेंगे, तो 3 साल से ज़्यादा पीरियड के लिए भेजेंगे, एनुअल इंक्रीज देंगे कि नहीं देंगे, और रिडक्शन हमने जो किया था वो जो फ्यूचर इंक्रीज है उसको पोस्टपोन करेगा कि नहीं करेगा। अगर ये 1,000 मैंने नहीं दिया तो मेरा एक तो मतलब मान लीजिए जहाँ पे था वो तो था ही, और जितना इंक्रीज था वो फ्यूचर में भी मेरा लॉस हो गया तो वो पोस्टपोन हो गया। तो ये बात हमको यहाँ पे बता देना रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। मयंक जी, ज्योतिर्मय जी, आगे बढ़े। चलिए, इसका एक सैंपल ना मैं आपको दे दूंगा। एक आपका पनिशमेंट का, हालांकि हम लोग उसमें डाले भी थे सीसीएस सीसीए वाला रूल में, एक सैंपल आपका दिया हुआ था कि कौन सा केस में पनिशमेंट को कैसे दिया जाता है ना। ये हम लोग एक बार देख लेंगे, मैं आपको भेज भी दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको ख़त्म कर लेते हैं। कंपलसरी डिस्चार्ज फ्रॉम एंगेजमेंट। तो बोला कि कंपलसरी डिस्चार्ज जब होता है तो मॉनिटरी बेनिफिट मिलता है ना। तो बोला कि कंपलसरी डिस्चार्ज फ्रॉम एंगेजमेंट विथ मॉनिटरी बेनिफिट। मॉनिटरी बेनिफिट मतलब जो एसडीबीएस मिलेगा या फिर मान लीजिए जीडीएस का ग्रेजुएटी मिलेगा, जो भी प्रोपोर्शनेट रहेगा वो दिया जाता है तो कंपलसरी डिस्चार्ज के केस में। दूसरा, रिमूवल फ्रॉम एंगेजमेंट। और रिमूवल फ्रॉम एंगेजमेंट जो होता है ये फ्यूचर के लिए डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता है। रिमूवल फ्रॉम एंगेजमेंट विच शैल नॉट बी ए डिस्क्वालिफिकेशन फॉर फ्यूचर एंगेजमेंट। और एक होता है डिसमिसल फ्रॉम एंगेजमेंट, जो फ्यूचर डिस्क्वालिफिकेशन होता है। मतलब एक बार किसी को सर्विस से डिसमिस कर दिया गया तो दोबारा वो किसी भी गवर्नमेंट जॉब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का वो नहीं कर सकता है ना। तो ये हमारा 4 पनिशमेंट और था। तो यहाँ तक आज हम लोग रुकेंगे। कल हम लोग उम्मीद करते हैं कल हम लोग फिर मिलेंगे और कल हम लोग रूल 10 से आगे बढ़ेंगे, है ना। चलिए, तो थैंक्स तक हम लोग पहुँच गए। तो आज हम लोग यहाँ तक ही रखते हैं। और किसी का कोई डाउट, किसी को कुछ बोलना, बताना, पूछना है तो बताइए। चलिए, थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच, है ना। चलिए थोड़ा सा पब्लिसिटी कर देते हैं। अगर आप अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, है ना। 8967041661, है ना। इसमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो। स्पेलिंग भी नहीं होना चाहिए। चलिए हटा देते हैं इसको। चलिए, थैंक यू। हम ये मयंक जी मैं कर दूंगा, ठीक है। आपका मोटा मोटी हमको ज्ञानेंद्र जी ने भी बोला था, डिसमिसल आपका गवर्नमेंट सर्वेंट का भी होता है और अदर देन गवर्नमेंट सर्वेंट का भी होता है। दोनों के लिए डिसमिसल का प्रावधान रखा गया। ये अगर डिसमिस हो जाएगा तो दोबारा इनको कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा, है ना। गवर्नमेंट जॉब तो है, वो सिविल सर्विस के एक्ट पर नहीं है, बट गवर्नमेंट का तो है ना। आप बोल नहीं पाइएगा कि गवर्नमेंट का नहीं, वो गवर्नमेंट का ही है। ठीक है मयंक जी, मैं इसको एक जगह कर भी दूंगा, इस वीक के भीतर मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। और ज्ञानेंद्र जी को भी मैं बोला हूँ कि हमको मैसेज करेगा और बताएगा। आप देख लीजिए 1-2 दिन, अगर हम नहीं करते हैं तो रोज़ रात को हमको एक बार रिमाइंडर मार दीजिएगा, ठीक है। मोटा मोटी 10-11 बजे के बाद एक रिमाइंडर दे दीजिएगा कि सर हुआ कि नहीं, ठीक है। तो करके मैं आप लोगों को एक ईजी एक्सेस करवा दूंगा उसका। चलिए, थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि।